मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, अगर ईरान डेस्परेट हो जाता है तो वो क्या इस तरीके का अटैक नहीं कर सकता कि क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, ऑल द बाउंड्रीज, वो जाकर अटैक कर दे, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना देखा जाएगा क्या होता है। मैं रुक करता हूं आप लोगों का एक बार फिर, क्योंकि दर्शक आपसे बहुत चीजें समझ रहे हैं। ईरान इजराइल जंग होने पर मुस्लिम देशों पर खास नजर है। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, ये मुस्लिम देश क्या करेंगे, सऊदी अरब क्या करेगा, जॉर्डन क्या करेगा। जी हां, ईरान इजराइल अगर जंग होती है तो ये उम्मा जिसकी बात कही जा रही है, मुस्लिम देशों का ये जो संगठन जिसकी बात की जा रही है, क्या करेंगे। अमेरिका ने क्या कही, इजराइल की रक्षा करने की बात कह दी है। लेबनान, सीरिया, इराक, मलेशिया, यमन, ये अपनी धरती पर हानिया की मौत का बदला जो है क्या उसको लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सऊदी, जॉर्डन और यूएई जैसे देशों पर अब दुनिया की नजर है। सऊदी अरब अमेरिका के पाले में रहता है, जॉर्डन इजराइल के साथ दिखाई पड़ता है। पिछले अटैक में जॉर्डन ने इजराइल की मदद भी की थी। एक ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा देते हैं आपको कि इजराइल के पक्ष में कौन कौन दिखाई पड़ता है। इजराइल से जंग होने पर इजराइल के साथ कौन कौन आएगा, अमेरिका, फ्रांस, कुछ नाटो देश इसके साथ होंगे जो कि एक बड़ी ताकत बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी ताकत बनते हैं यहाँ पर, और इसमें सऊदी अरब का रोल भी अहम रहेगा जो अब तक अमेरिका के साथ बना रहा है। इसमें जॉर्डन का भी रोल अहम रहेगा जो कि इसी इलाके का एक देश है। जॉर्डन कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ड्रोन अटैक में जॉर्डन और इजराइल के बीच के संबंध खुलकर सामने आया था। अब ईरान के साथ कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। इन ग्राफिक्स के साथ ईरान के साथ कौन है, चीन है, रूस है, यमन है, लेबनान है, इराक, सीरिया, वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो भी ईरान के साथ इस वक्त रहेंगे। तो चीन, रूस, यमन, लेबनान, इराक, सीरिया। अब रूस और चीन तो सीधे सीधे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बातों के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा और उन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विरोध में है। मेजर जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, चीन ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उसने हूती के लीडर्स को बुलाया था, हमास के लीडर्स थे, उसमें हिजबुल्लाह के लीडर्स थे और आसपास के कई सारे लीडर्स को बुला के कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फतेह और हमास की दोस्ती करा दी थी, जो कोई यासिर अराफात का गुट फतेह हुआ करता था। क्या चीन को भी इजराइल ने एक इशारा दिया है कि यू कीप आउट ऑफ दिस, बाहर रहिए इस सारी चीजों से, इजराइल जो कर रहा है वो अपने हक में कर रहा है। तो चीन को भी एक तमाचा पड़ा है क्या इस इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के जरिए। माथुर साहब, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्रिक शब्द इस्तेमाल किया था, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। ये एक ऐसा अलाइनमेंट उभर के आया है जो कि अपने आप को अमेरिका के और नाटो के और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभार रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम अरब देशों की बात कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से हूथी और सऊदी अरब में युद्ध चल रहा है, क्योंकि अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं। जॉर्डन जो है वो अमेरिका के साथ है, तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। आप ईरान कितना भी कोशिश कर ले, मुझे लगता नहीं है कि वो इसको एक पूरी तरह से तमाम अरब देश और इजराइल का एक उसके खिलाफ खड़ा कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि राजीव, हम बात कर रहे थे मिसाइल की, इसकी उसकी, पिछले 2.5 साल में कई लाख मिसाइलें आपने यूक्रेन में झोंक दी और क्या असर, क्या रिजल्ट है। सही, आपके 3 बार वहीं के वहीं 1 मिलीमीटर में रशिया आगे नहीं बढ़ा। जो डॉनबास उनके पास था वही है जो क्रीमिया उनके पास। तो आप रूस जैसा शक्तिशाली किंजल पिंजल पता नहीं कौन कौन सी मिसाइलें डाल दी जी, वो कुछ नहीं कर पाए। तो आप ईरान जो डिसीजन होता है वो डिसीजन करने वाली चीज होती है इन्फेंट्री या फुट ऑन ग्राउंड। जब तक आप अपनी सेना लेकर के, जैसे कि
इजराइल आज की तारीख में गाजा में घुसा हुआ है। वो मेजर निर्णायक जनरल माथुर, सिद्ध होगा। मैं थोड़ा समय का क्रंच है लेकिन आप लोगों के पास आता रहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, जब तक इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ेगी सारी चीजें हवाई ही हैं, वो चाहे मिसाइल हो चाहे एयरफोर्स हो। मैं बात करता हूं बड़ी खबर की, जहां पर इजराइल पर हमले में ईरान की मदद करने की बात रूस ने कही है। याद रखना होगा, ईरान ने भी यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की थी ड्रोन भेजकर। तो ईरान ने कहा है, रूस ने कहा है वो ईरान की मदद करेगा। पुतिन खतरनाक किंजल मिसाइल देंगे, लेकिन वो कितना असर करेगी, क्योंकि मेजर जनरल माथुर बता रहे थे कि किंजल चलने के बाद भी रूस को कोई एडवांसमेंट ज्यादा नहीं मिली है वहां पर। चीन भी ईरान की मदद करेगा, कितनी कर पाएगा देखना होगा। चीन युद्ध में बड़े भूमिका की तरह आएगा, क्योंकि चीन हथियारों का मार्केट कब्जाना चाहता है। और उस सब को लेकर बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि किसके लिए रूस के हथियार हैं, ईरान क्या करेगा इस्तेमाल। तो ईरान इस्तेमाल करेगा इन हथियारों का, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन रूस भेजे थे, वो ड्रोन जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया। क्या हिजबुल्लाह हमला करेगा, जैसा प्रॉक्सीज की बात मेजर जनरल माथुर कर रहे थे, क्या ईरान इस्तेमाल करेगा इन चीज़ों को? रूस से हथियार आखिर क्यों आए हैं? रूस ने ईरान को हथियारों की एक भारी खेप पहुंचाई है। बड़े युद्ध के लिए ईरान के अपने हथियार नाकाफी हैं। ईरान को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सप्लाई की हैं रूस ने मजबूत बनाने के लिए, कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ईरान मजबूत हो। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ वो चीज़ जो ये कहती है कि जब तक ग्राउंड पर एडवांसमेंट नहीं होती है सारी चीज़ें हवाई ही रह जाती हैं। यूके देवनाथ सर, क्या वाकई यही बात होगी? कितना भी दावे कर लें, कितना भी हथियार लेके आ जाएं, ये जो 1500 किलोमीटर की करीब की दूरी है, ईरान खुद को इतना मजबूर समझेगा कि ईरान चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, और इस बात को हमेशा दिल में रखेगा कि उसके यहाँ घुसकर इस्माइल हानिया जो कि स्टेट गेस्ट था उसे खत्म कर दिया गया। देखिए, इस्माइल हानिया की जो मौत है, इसके बारे में ईरान में अंदर बहुत खलबली मची हुई है। ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस है, उसने काफी सारे सरकारी कर्मचारियों को, आईआरजी के ऑफिसर्स को और ईरान की आर्मी के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया है। इससे पता लग रहा है कि ईरान के अंदर जो क्षमता है वो अंदर से भी थोड़ी बिखरी हुई है। जहां तक इजराइल के ऊपर हमला करने की बात है, कोई भी देश फिलहाल फौजी तौर पर ईरान को मदद नहीं करेगा। रूस जो है, ये समझना पड़ेगा, रूस खुद ही बहुत बुरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। रूस खुद ही दुनिया से इधर उधर से हथियार, यूएवी, ड्रोन खरीद कर हमला कर रहा है यूक्रेन में। और इतना आपको शायद हास्यास्पद लगे, रूस की सीक्रेट एजेंसीज अभी हांगकांग मार्केट में घूमती हैं, दुबई मार्केट में घूमती हैं, जो खिलौने वाले ड्रोन हैं वो खरीदने के लिए, ताकि रूस की फौज उनका इस्तेमाल यूक्रेन में कर सके। तो ऐसी हालत में कोई भी देश मदद नहीं कर सकता ईरान को फौजी तौर पर। मतलब एक चीज हम समझ सकते हैं सर, आप जो कह रहे हैं कि अगर वो खिलौनों के ड्रोन तलाश रहे हैं, अगर वो इस स्थिति में आ गए हैं तो जुबानी जमा खर्च जरूर रूस करेगा, लेकिन इससे आगे शायद ही बढ़ पाएगा। और जमीन पर फिलहाल तो हालात में इजराइल का अपर हैंड दिख रहा है, लेकिन उससे पहले कि ईरान कुछ करे, मुझे ये लगता है मेजर माथुर, मैं बस आपका बहुत छोटा रिएक्शन चाहूंगा, मुझे अब सम अप करना है बहुत छोटा। क्या हिजबुल्लाह और हूती खत्म होने वाले हैं? अब बिल्कुल हिजबुल्लाह और हूती जो है, इजराइल के जो टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड है, जो सुपीरियोरिटी है, वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है। और अगर हिजबुल्लाह और हूती को बाहर से कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप ये मान लें कि जो हाल आज हमास का है वही हिजबुल्लाह और हूती को होने वाला। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए यूके देवनाथ सर आपका, और मेजर माथुर आपका, आपने समय निकाला अपना कीमती और मेरे दर्शकों को खास जानकारियां दी हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अरब युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है। नेतन्याहू को बाइडेन ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। जी हाँ, बाइडेन ने सुरक्षा का भरोसा दिया, नेतन्याहू से बात की, यानी सपोर्ट के लिए हम रेडी हैं, अगर ऐसा कुछ
कुछ होता है तो यूएस वहां पर सपोर्ट करेगा। 12 युद्धपोत तैनात कर चुका है और वहां पर अपना बड़ा वॉरशिप पूरी की पूरा भेजा जा चुका है। यहां पर बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की अब इसके साथ अगर बात करें तो बलूचिस्तान का एरिया, जहां पर बंदरगाह शहर ग्वादर में हजारों की तादाद में बलोच समुदाय विरोध प्रदर्शन करने लगा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट मानवाधिकार हनन, युवाओं को गायब किए जाने और इस जगह के संसाधनों के नाजायज दोहन की बात कहते हुए लोग सड़कों पर हैं। रिपोर्ट देखिए। बलूचों का ऐलाने जंग, चीन पाकिस्तान से तंग। पाकिस्तान में सड़क पर उतरे बलूच, चीन की उड़ी नींद। चीन के बढ़ते दखल को लेकर बलूचों का विरोध प्रदर्शन। क्या पाकिस्तान के चक्कर में फंस गया चीन? बलूचिस्तान में कोहराम है, ग्वादर में गदर है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बलूच अवाम में भारी नाराजगी है। सड़कों पर जनसैलाब है, हुंकार के नारे हैं, आजादी की मांग है। इन दो तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों में आक्रोश चरम पर है और बस एक ही आवाज में सुर बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ सीपैक के नाम पर चीन की मनमानी से बलूचियों में भारी नाराजगी है, तो दूसरी तरफ अपहरण और जुल्म से परेशान बलूचों ने जमकर पाकिस्तानी सेना को कोस रहे हैं और बलूचिस्तान को आजाद कराने की भी हुंकार भर रहे हैं। जिस सीपैक को लेकर पाकिस्तान और चीन खुशी से लबरेज हैं, वही सीपैक अब बलूचियों के लिए जी का जंजाल बन गया है और अब विरोध तेज हो गया है। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि सीपैक आखिर है क्या। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिंगजियांग के काशगर से जुड़ेगा। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। ग्वादर से शिंगजियांग जाने वाली सड़क की लंबाई 2442 किलोमीटर है। सीपैक की सड़क पीओके होते हुए शिंगजियांग सीमा में प्रवेश करेगी। सीपैक से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन होगा। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा। बलूचियों में ग्वादर में गदर मचा रखा है। बलूचियों के मुताबिक संसाधन बलूचिस्तान का है और मौज ले रहे हैं चीन और पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में ना तो विकास हो रहा है, ना विकास करने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध, मानवाधिकार का हनन का आरोप, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन हो रहा है। नाजायज दोहन से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। $60 बिलियन का है सीपैक प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है ग्वादर। आर्थिक भू राजनीतिक दोनों दृश्य से बेहद महत्वपूर्ण। तेल, कोयला, सोना जैसे कुदरती संसाधनों का दोहन, तांबा और गैस प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा। जिस तरह से बलूचिस्तान और पीओके में सीपैक को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं चीन के सपने को झटका लग रहा है।